नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। आज इस कड़ी में आपको मिलाते हैं प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में संपादकीय कार्य करते हुए लगातार राष्ट्रीय पत्रकारिता समारोह में बतौर वक्ता रहे, मुख्य अतिथि रहे सहज सरल वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी, जिनका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। अनेकानेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहित राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, स्तंभकार, विश्लेषक जयराम शुक्ल जी के जीवन के कई आयाम हैं जिन पर हम बात करेंगे। आपके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जिन्हें केवल आपने भाई साहब महसूस किया है। इससे पहले कि हम लोग बातचीत करें, आप अपने गांव, घर एवं शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मूल गांव तो बड़ी हरदी है, रीवा शहर से 25 किलोमीटर दूर सिरमौर रोड में थोड़ा सा अंदर। और मेरा परिवार मूलतः है पांडित्य और खेल, बड़ा विरोधाभास लगता है लेकिन लोगों को बड़ा ताज्जुब लगेगा कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के प्रकांड विद्वान थे और उसके साथ साथ रीवा राज्य के सबसे बड़े पहलवान भी थे और हार्स पोलो सिखाते थे राजकुमारों को। और फिर उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विश्व विजयी गांवा के शिष्य रहे, वो हमारे चाचा लगते हैं पंडित राम भाऊ शुक्ल जी, और उनके बेटे बजरंगी प्रसाद जी जो पहले अर्जुन अवार्ड विजेता हैं स्विमिंग के और टोक्यो ओलंपिक में भारत का रिप्रेजेंट किया था। तो हमारा परिवार इस तरीके से बड़ी विलक्षणता के साथ रहा, मुझे बड़ा गर्व है। यद्यपि मेरा जन्म जबलपुर में हुआ क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में काम करते थे, तो मेरा जन्म वहीं हुआ। लेकिन हमारी जो स्कूल की शिक्षा हुई वो हुई रीवा, ये मॉडल स्कूल में। उस समय मॉडल स्कूल का बड़ा नाम था और मैं 76 में वहाँ पे प्रवेश किया, 79 में वहाँ से पास आउट हुआ। तो शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से ये था। इसके बाद फिर जबलपुर गया। जबलपुर में भी वहाँ का जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है जिसे कभी रावटसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया। वहीं फिर MSc की पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर वहीं विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार की एक डिग्री ली और फिर BHU में भी पत्रकारिता जनसंचार की जो मास्टर डिग्री है उसके लिए भी पढ़ाई की। तो कुल मिलाकर ये एक हमारा एकेडमिक यात्राक्रम था। LLB भी की इसी बीच में पत्रकारिता करते हुए, क्योंकि LLB मतलब किसी एक पत्रकार को विधि और कानून की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कुल मिलाकर यदि किसी पत्रकार को संविधान और विधि कानून नहीं मालूम है तो वो कंप्लीट पत्रकार नहीं है। तो इसलिए मैंने वो भी पढ़ाई की। भाई साहब, अगर बात की जाए तो आपने साइंस साइड से जो है अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर अचानक पत्रकारिता की तरफ आपका मुख कैसे हुआ? देखिए, पत्रकारिता की ओर जाने की दो वजह हैं। पहली वजह ये कि जिस दौरान में यानी 80-82 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ और जब हर छात्र के दिमाग में होता है कि वो एक अच्छी नौकरी हासिल करे, तो दुर्भाग्य से उस समय मध्य प्रदेश में PSC परीक्षाएं होती ही नहीं थी। ढाकीजम का दौर था। तो जो महत्वाकांक्षी लड़के थे जिनको लगता था कि हमको थोड़ा आगे बढ़ना है, एक प्रतिष्ठित नौकरी करनी है, तो उनके लिए संभावनाएं लगभग शून्य हो गई। वो 5 साल का बड़ा शर्मनाक दौर रहा, जो मेरी उम्र के लोग हैं उसको महसूस करते हैं। तो इसके बाद फिर दोबारा मुझे लगा कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और दैव योग से जब मैं ये सोच रहा था तो उसी वर्ष जबलपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार का विभाग खुला। और अखबारों से और पढ़ने लिखने से तो मेरा रिश्ता स्कूल के समय से ही था। मैं भाषण की प्रतियोगिताओं में, निबंध की प्रतियोगिताओं में भाग लेता था, कविताएं लिखता था। तो कुल मिलाकर एक खुद को व्यक्त करने की लालसा तो स्कूल के समय से थी। तो उस समय मतलब मैं अखबार पत्र पत्रिकाओं को खूब पढ़ता था। एक तो कंपटीशन की तैयारी की दृष्टि से भी पढ़ता था,
तो उसमें दो चार ऐसे बड़े घटनाक्रम थे और दो चार ऐसे बड़े पत्रकार थे जो मतलब बहुत ही प्रभावित करते, जैसे प्रीतीश नंदी साहब थे, इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर थे, और उनका हर अंक छा जाता था पूरे उसमें, पूरे देश में। इलस्ट्रेटेड वीकली इतना ज़बरदस्त था। एक अरुण शौरी उस समय बिल्कुल छाए हुए थे पूरे देश में। तो प्रधानमंत्री की जितनी चर्चा नहीं होती थी उतनी अरुण शौरी की, प्रीतीश नंदी की होती थी। उस समय अंतुले का जो सीमेंट कांड है वो लेके आए थे, और उसी तरीके से एक और विवाद पत्रकारिता और प्रधानमंत्री के बीच में चल रहा था, वो सैमूर हर्ष अमेरिका के पत्रकार थे, और उन्होंने मोरारजी भाई देसाई पर एक आरोप लगाया था और अपनी रिपोर्ट में छापा था कि ये CIA के एजेंट हैं। तो मोरारजी भाई देसाई ने अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा वो किया। तो रेडियो खोलो तो सैमूर हर्ष और मोरारजी, और रेडियो खोलो तो अरुण शौरी और अंतुले कांड निकलता, रेडियो खोलो तो इलस्ट्रेटेड वीकली के स्कैंडल्स प्रीतीश नंदी के साथ हाजिर होते थे। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके से नाम जिनने पत्रकारिता को जानने की कोशिश की, वो इसके बाद फिर तो राजेंद्र माथुर, मतलब नई दुनिया में जबलपुर में रहकर भी नई दुनिया दूसरे तीसरे दिन आता था, तो मैं पढ़ता था, तो राजेंद्र माथुर को पढ़ता था, तो कुछ इस तरीके की शख्सियतें थी। और इनके बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ता था कि इन लोगों ने कितनी अच्छी पढ़ाई की। मतलब राजेंद्र माथुर साहब तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वो छोड़ के पत्रकारिता में आए। और प्रीतीश नंदी तो अपने आप में एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, वो भी बहुत कम उम्र में उनको एकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री वगैरह मिल गया था, अच्छी कविताएँ लिखते थे। और अरुण शौरी के बारे में तो जब पता लगा तो पता चला कि ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इकोनॉमी के बहुत बड़े स्कॉलर है। तो मुझे लगा कि जब पढ़े लिखे और इतने होशियार लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो यदि इस क्षेत्र में अपन जाएं और अपने करियर को बनाएं तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, पत्रकारिता मेरे लिए शौक का विषय नहीं है, पत्रकारिता मेरे लिए करियर का विषय, पत्रकारिता मेरे लिए वृत्ति का विषय है। आपने कई राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों में वक्ता के तौर पर भी उपलब्ध रहे। जी हाँ। तो कोई एक ऐसी घटना? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, और मतलब उसका मेंबर बनने तक के लिए लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो वहाँ पर पिछले जो इलेक्शन में पूरे देश में इलेक्शन के मूड को लेकर एक संगोष्ठी जी, तो उसमें मुझे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के उसके संयोजक थे दीपक शर्मा, जो आज तक में रहे, वो संयोजक थे। अरुण त्रिपाठी जी जो हिंदुस्तान के एडिटर रहे, वो, तो इन लोगों ने कहा कि आपको इस संगोष्ठी में भाग लेना है। और जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ, मैं गौरव की अनुभूति हुई कि उस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो कि समय केरल के राज्यपाल हैं, वो कर रहे थे। मैं खुद आरिफ मोहम्मद खान साहब का इतना बड़ा मुरीद था कि मैं उनको देख के धन्य हो गया, क्योंकि वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे राजीव गांधी जी के, और उसी समय साहिबानों का केस आया था, और एक मुसलमान स्कॉलर संसद से इसलिए इस्तीफा देता है कि ये सरकार बिना सोचे समझे ऑर्थोडॉक्स के सामने, कठमुल्लापन के सामने झुक गई है, और उन्हें राजीव गांधी का साथ छोड़ दिया था, और चेतावनी दी थी कि साहबानो केस में जो कानून सरकार ला रही है, इससे इस देश का विखंडन हो जाएगा, इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा, और तब स्थितियां संभालते नहीं बनेंगी। तो वो उनका उस समय वो जो एक बिंदास और एक जो खरा और एक जो महत्वपूर्ण वक्तव्य था, वो पूरे देश की दिशा और दशा को का ध्यान खींचने वाला रहा। तो वो आरिफ मोहम्मद खान साहब तो इतने बड़े स्कॉलर की गीता, महाभारत, रामायण के बारे में जितना हम नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा वो जानते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि वो छोटे से छोटी बात कोई आदमी करता है उसकी नोट्स लेते थे, तो उनको देख के मुझे बहुत
गौरवान्वित महसूस किया। कमर वहीद नकवी साहब जो रविवार के एडिटर रहे और फिर आज तक की शुरुआती टीम में रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे उसके, वो थे उस पर। शेष नारायण सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं, अभी उनका निधन हुआ। शेष नारायण सिंह जी टेलीविज़न में लोगों ने देखा होगा, NDTV वगैरह में बड़ी धारदार बहस करने वाले। तो इस तरीके के शख्सियत के बीच में जाके, जयशंकर गुप्ता थे, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो ये सब लोग के बीच में यदि मुझे ऑनर मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में पहली बार अच्छा लगा कि पत्रकारिता में आना मेरा थोड़ा बहुत सार्थक है। आप अगर हम बात करें तो आपने निजी तौर पर भी लेखन का कार्य किया है। देखिए, मेरा लेखन तो पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ था। जो कुछ भी मैंने लिखा वो एक अखबार और पत्र पत्रिका की ज़रूरत के हिसाब से लिखा जी। शौक के हिसाब से मैंने कुछ नहीं लिखा। एक संपादक का काम, एक रिपोर्टर का काम, एक सब एडिटर का काम जो होता है, मैंने उस धर्म को निभाने की कोशिश की। और लिखता अभी भी इसलिए लिखता हूँ कि अखबार में छपे, पत्रिकाओं में छपे और लोग पढ़ें। वो शौकवश नहीं लिखता हूँ। वो एक अलग मसला है। शौकिया लेखन जो दूसरे वृत्ति में रहते हैं, अब हमारी वृत्ति ही लिखने की है, हमारी नौकरी ही लिखने की है, तो उसको हम तो शौकिया नहीं कह सकते। तो जो कुछ भी हम लिखते हैं वो वृत्ति की आवश्यकता के अनुसार, वृत्ति की मांग के अनुसार। आपने कई स्तंभ, संपादकीय स्तंभ भी लिखे हैं। बहुत लिखा है। ये उनमें से कोई यादगार स्तंभ? बहुत लिखा है। मतलब सांच कहे तो मारन दावे नाम का एक कॉलम पूरे देश में प्रिय है। और कम से कम देश में आज की तारीख में 10 से 15 वेबसाइट जो दिल्ली, मुंबई और पूना और इंदौर वगैरह से निकलती हैं, उसमें वो कॉलम छपता है। ये स्टार समाचार में वो कॉलम 3 साल लगातार छपा। फिर प्रजातंत्र में छपा जो इंदौर से अखबार प्रकाशित होता है। फिर हरिशंकर व्यास का नया इंडिया है, उसने भी हमारे इस कॉलम को छापा। और अभी बहुत सारे वेबसाइट उस कॉलम को छापते हैं। कबीर का एक पद है, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। तो उससे हमको प्रेरणा मिली कि सत्य कहोगे तो तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया झूठों के पीछे दौड़ने वाली है, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए वो कॉलम एक लिखा। देशबंधु अखबार में जब मैं था तो लगभग हमारे 2-3 कॉलम चलते थे। मैं तो मतलब बिना लिखे बोध ही नहीं होता था, तो मैं पेन नेम से, घोस्ट नेम से कई कॉलम लिखते थे। एक नारद की डायरी बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, कम से कम 8, 10, 12 साल छपी। मतलब वो इतनी पॉपुलर होती थी कि जिस दिन दुर्भाग्य से हफ्ते में सोमवार को छपती थी, ना छपे तो उस समय लैंडलाइन फ़ोन था, तो कम से कम 20-25 गाली देने वाले फ़ोन आते थे कि हमको इस कॉलम के लिए इसको पढ़ते हैं और कहाँ मर गया अब लिखने वाला है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और नियमित लेखन तो मैं समसामयिक विषयों में अभी भी लिखता हूँ और तब भी लिखता रहा हूँ। लगभग अब तक 5-7 हज़ार लेख इस तरीके से हमारे हो चुके होंगे जो कि समसामयिक विषयों पे हैं। और मैंने कोई अपने आप को स्पेशलिटी नहीं माना। मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है इस सोसाइटी के लिए और जिसके प्रति लोगों को जिज्ञासा है उसके बारे में लिखना चाहिए। मतलब इकोनॉमी के बारे में भी एक पत्रकार को जानना चाहिए, तो पर्यावरण के बारे में भी जानना चाहिए, तो खेल के बारे में भी जानना चाहिए, तो लोक परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में भी जानना चाहिए। तो इसलिए हमारे पाठक कभी कभी बड़े चकित होते हैं कि आप किसके विषय पे कैसे कैसे लिखते रहते हो। तो हमने कहा कि हर चीज़ें समाज को प्रभावित करती हैं और पत्रकार की एक बड़ी साधारण सी परिभाषा है, मास्टर जय का फाल मास्टर अपना, तो जय का फाल उसको होना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर विषय पे, अब आपको संपादक बना दिया गया तो खेल कूद की प्रतियोगिता चल रही, अब आप क्रिकेट के या फुटबॉल के बारे में नहीं जानोगे तो संपादकीय कैसे लिखोगे? कोई दूसरा थोड़ी ना लिखने आएगा। ये तो अल्टीमेट आपकी जिम्मेदारी है। तो हम 20 साल तो अखबारों में संपादक रहे, तो इसलिए खुद को बिल्डअप किया कि मतलब यदि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हो रहा है तो मैं अपडेट रहूँ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कब शुरू हुआ, सबसे ज़्यादा टाइटल किसने जीता, सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है, रोनाल्डिनो कौन है, मेसी कौन है। मतलब इस तरीके से, उसी तरीके से क्रिकेट या विंबलडन तमाम, तो उसी तरीके से इकोनॉमी पे नज़र रखना, उसी तरीके से एग्रीकल्चर के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, आसपास के जो परिवेश है सभी पर। जी, तो एक संपादक, कंप्लीट संपादक तभी होता है कि जब उसकी चौतरफा नज़र रहे और हर विषय पे कम से कम मास्टरी ना रहे लेकिन उसका दखल तो रहना चाहिए। वैसे अगर ये कहा जाए कि आपने अपने इस कार्यकाल में करीब 7-8 हज़ार स्तंभन लिखे होंगे, लेख स्तंभ लेख लिखे हुए,
इन स्तंभ लेखों में अगर हम ये कहें कि कुछ ढूंढा जाए कोई विशेष तो बहुत कठिन काम है, लेकिन कोई एक ऐसा भी लेख होता है जो ताउम्र याद रहता है, उससे बेहतर लेख कोई नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो लेखक के लिए ऐसा तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो आपके लिए मील का पत्थर सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे लेख हैं जी। और अभी हाल में हमको ध्यान नहीं आ रहा, मैंने एक लेख लिखा तो अरण्य संस्कृति पर था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा कि बड़ा कालजयी लेख है, तमाम ये, तो मैं तो लिख के भूल जाता हूँ। एक्चुअल में आदमी लिखे को याद रखे ना तो फिर नया कुछ लिख नहीं सकता जी। तो इसलिए अपनी प्रवृत्ति है कि लिखो और लिखने के बाद भूल जाओ, नेकी कर और तो इसलिए नहीं तो रिपीटिशन आपके दिमाग में होता रहेगा। तो हम जो कुछ लिखे होते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और भी लिख सकते थे, इसलिए हमारा अभी तक का कुछ श्रेष्ठ नहीं है। मतलब जो कल मैंने लिखा भले आपको श्रेष्ठ लगे, लेकिन मेरी नज़र में श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि उससे भी श्रेष्ठ लिखा जा सकता है, संभावना है। वैसे अगर बात करें तो आपने इस कैरियर में जी किसी को अपना गुरु बनाया होगा, किसी को अपना आदर्श भी बनाया होगा? निश्चित तौर पे देखिए, गुरु, आदर्श, शिक्षक, ये सब एक चीज़ मतलब फेंटे हुए हैं आपस में। शिक्षक तो हमारे डॉक्टर बलदेव राज गुप्ता थे, जो BHU में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पत्रकारिता और संचार के। जबलपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रथम शिक्षक वही हैं और जिनसे हमने इंस्पायर लिया मतलब लिखने का। तो निबंध और इस तरीके की लोक संस्कृति, जो मैंने कहा ना कि बहुआयामी संस्कृति की आपकी नज़र त्योहारों पर भी रहे, तो खेती पर भी रहे, तो इकोनॉमी पर भी रहे, तो डिफेंस पे भी रहे, तो देश के हर उस पर रहे। तो ये जो प्रवृत्ति है लिखने की और शब्दों के साथ न्याय करने की, वो तो मैंने जगदीश चंद्र जोशी से लिया। जोशी जी विलक्षण लेखक थे और जोशी जी का मतलब निबंध लेखन के मामले में तो मैं अपना श्रद्धेय, अपना गुरु उनको मानता हूँ और उनकी दृष्टि को प्रणाम करता हूँ कि मतलब चौतरफा उनकी दृष्टि रहती थी। वो इंटरनेशनल इशू पे लिखते थे, तो झिरिया में मकर संक्रांति के मेले पर भी उनका अगला लेख आ जाता था। तो एक वो और लेखन में तो राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, प्रभु की कृपा से इनका सानिध्य भी मुझे मिला और इन लोगों ने मुझे चाहा भी और प्रमोट भी किया। फिर कमलेश्वर में जब देशों उसमें भास्कर अखबार में संपादकीय पेज का प्रभारी था, मतलब संपादकीय प्रभारी था, तो कमलेश्वर जी नियमित लिखते थे, तो कमलेश्वर जी से हमारी नियमित बातचीत होती थी। उनका लेखन भी मुझे बहुत ही प्रभावित किया। कमलेश्वर जी भी हमारे मतलब जीवन के एक तरीके से आपको कि पत्रकार मैं बनूं तो कैसे बनूं, कमलेश्वर जी जैसे। तो वो एक कहानीकार थे, उद्भट, फिल्म के लिए भी लिखते थे, एक अद्भुत संपादक थे, एक रिपोर्टिंग भी करते थे, मतलब कंप्लीट जो फ्रेम जो है लिखता था। तो मतलब कमलेश्वर जैसा विलक्षण संपादक मैंने देखा ही नहीं। राजेंद्र माथुर अपने आप में संपादक थे, लेकिन उनकी अपनी एक सीमा थी, तो वो अखबार के दायरे से ही अपने आप को जोड़ के रखते थे। लेकिन कमलेश्वर जी अपरिमित और असीमित थे, मतलब फिल्म के लिए भी लिख रहे हैं तो पत्रिका के संपादक भी हैं, तो अखबार के भी संपादक हैं, तो वो रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं, तो वो एंकरिंग भी कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के पत्रकारिता के जितने भी आयाम हैं वो सब कमलेश्वर जी में मैंने देखा, उनका भी सानिध्य मुझे मिला। प्रभास जी तो बहुत मिशनरी लेखक थे, मतलब वो लक्ष्यबद्ध पत्रकारिता थी जिसको किसी एक इशू को अंजाम तक पहुंचाने की जो उनमें एक जिजीविषा रहती थी, एक मतलब तड़प रहती थी, तो वो लिखते थे। तो उनका बड़ा एग्रेशन का लेखन था, वो भी काफ़ी प्रभावित करता था। फिर मूलतः मुझे प्लेटफॉर्म यदि मायाराम सुजन जी ने नहीं दिया होता, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। पूरे देश भर में जो भी हमारे रिश्ते बड़े संपादकों से बने, उनके पीछे उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं का श्रेय है। फिर श्याम सुंदर शर्मा जी जो खुद एक बहुत बड़े कलाकार थे और एडिशनल डायरेक्टर पब्लिसिटी से रिटायर होकर देशबंधु के संपादक बने। वो सत्यजीत रे की फिल्म में काम किए, वो संगीत की उनमें समझ, पत्रकारिता की उनमें समझ, और जो 24 साल के थे तो जय हिंद अखबार था सेठ गोविंद दास का, उसके संपादक थे। तो हमारे जो प्रथमतः संरक्षक
और गुरु कह सकते हो आप, जी। श्याम सुंदर शर्मा जी को कह सकते हो, जिनने मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति, जो मैं 24 और 25 साल का था, तो मेरे लेखों को संपादकीय पेज में छापना उन्हीं ने शुरू वो किया जब भटकाव और की जो स्थिति थी। उन्हीं ने प्रेरित किया कि तुमको रिपोर्टिंग और इन सब के अलावा भी एक ठोस लेखन लिखना चाहिए। और बड़ा सुन के लोगों को तारीफ होगा कि एक नया न्यू कमर जो जर्नलिज्म में मुश्किल से साल 2 साल आए हुए हुआ, वो संपादकीय पेज में नियमित तौर पे हफ्ते में एक स्तंभ लिखना शुरू कर दे और संपादक प्रेरित करके लिखवाए। ये बहुत बड़ी बात है और सौभाग्यशाली पत्रकारों को ही ऐसे अवसर मिलते हैं। आपने जगदीश चंद्र जोशी जी की एक पुस्तक मैं नहीं युग बोलता है, हाँ। उसका भी असर आप पे काफ़ी देखने को मिला। वो चूंकि देखिए, जगदीश चंद्र जोशी जी से मैंने विनती की, मैंने निवेदन किया था कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े विद्वान और उनका गुरु मतलब ज्योतिष के भी प्रगाढ़ पंडित, तो फिर राजनीति के भी, तो इकोनॉमी भी जानते हैं, तो मतलब फॉरेन अफेयर्स के बारे में भी उनको समझ है। तो मतलब कुल मिला के तो वो जब यहाँ पर एक तरीके से राजनीति से थोड़ा विलग हो गए या राजनीति की मुख्यधारा से हट गए, तो मेरा उनसे मिलना जुलना होता था। तो देशबंधु से मैं स्तंभ लेखन मैंने शुरू करवाया और उसको उन्होंने जब तक उनका सामर्थ्य रहा तब तक जारी किया। तो उनका एक एक लेख मेरे ही पढ़ने के बाद गया छपने के लिए, तो मैं उनको एक एक लेख उनका पढ़ाऊँ और इसलिए उनकी एक एक चीज़ का मतलब उनकी दृष्टि का, उनके शब्दों के चयन का, उनकी परिकल्पना का, किस तरीके से दृश्य शब्दों के माध्यम से खींचे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं उनका बड़ा मुरीद रहा। आपने पत्रकारिता किया शहर में भी, अपने राज्य में भी, और पूरे देश को लेकर के पत्रकारिता किया, लेकिन आपकी नज़र शहर पर विशेष बनी रही। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई मैं देशबंधु सतना में था तो उसका दायरा तो सतना, रीवा और मतलब इधर मान के चलो विंध्य क्षेत्र ही था। तो जब उसके प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी तो मैं निश्चित तौर पे रीवा और सतना के अफेयर्स लिखूँगा। और मैं बता दूँ कि जो बुंदेलखंड या रीवा से जुड़ी हुई जो डकैती समस्या है, उसको राष्ट्रीय फलक पे मैंने लाया। माया में कवर स्टोरी छपी, रविवार में छपी, जनसत्ता में 1 पेज की पूरी स्टोरी छपी। नहीं तो मतलब डाकू मतलब लोग चंबल समझते थे। ये ददुआ, हनुमान, सीताराम वगैरह, ये इनको राष्ट्रीय स्तर पे इस समस्या को मैंने रेखांकित किया, तो इसको तो आप राष्ट्रीय कर सकते हो। क्या हुआ कि देशबंधु में काम करते हुए उसके समानांतर मुझे छूट थी लिखने पढ़ने, कहीं भी लिखने पढ़ने की, तो मैं जनसत्ता का भी संवाददाता था। तो मैं इस क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में जनसत्ता का संवाददाता था। जनसत्ता का संवाददाता मतलब अंशकालिक संवाददाता, जिसको स्टिंगर कहते थे। लेकिन ये मुझे गौरवान्वित करने का विषय है कि एज स्टिंगर जनसत्ता में नाम से सबसे ज़्यादा स्टोरी मेरी ही छपी, जबकि राजीव शुक्ला जैसे बड़े नेता और जो BCCI के वो हैं, वो मेरी ही तरह मेरठ के संवाददाता थे जनसत्ता की। तो प्रभास जी ने कई असाइनमेंट भी दिए, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह का एक जब जनमोर्चा गठित किया 89 में, तो उनका काफिला इधर मिर्जापुर से शुरू हुआ, उधर झाबुआ, उधर होते हुए राजस्थान तरफ गुजरा। तो मिर्जापुर से लेके और भोपाल तक पूरा कवर करने का जिम्मा मुझे दिया गया था। तो उस समय मैं दोनों अखबार के लिए, देशबंधु के लिए भी और जनसत्ता के लिए भी, तो हमारी जनसत्ता को भी ये शर्त थी कि भाई ये पहली कॉपी देशबंधु को देंगे, फिर आपको देंगे। जनसत्ता क्योंकि दूसरे तीसरे दिन अखबार यहाँ पे आता है, इसलिए उनको कोई दिक्कत इस बात की नहीं थी। तो मुझे मतलब यहाँ रीवा सत्ता में रहते हुए भी बड़े काम करने के अवसर मिले। लखनऊ में उस समय राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, मायावती मुलायम सिंह मिल के सरकार बनाया, फिर सरकार गिरी, तो मुझे वहाँ रिपोर्टिंग करने भेजा गया। तो हमने लखनऊ और इलाहाबाद, बनारस में जाके भी इस तरीके की रिपोर्टिंग की। तो मेरा दायरा रीवा सतना में रहने के बावजूद भी बड़ा विस्तृत रहा है। यहाँ जैसे आप जो सुविधाएं लोगों को दिल्ली में या बम्बई में हासिल हो सकती है, वो हमने अर्जित की रीवा में। अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी का मैंने इंटरव्यू किया, जॉर्ज फर्नांडिस का इंटरव्यू किया, हरकिशन सिंह सुरजीत का इंटरव्यू किया, शरद यादव और रामविलास पासवान का इंटरव्यू किया। ये मुख्यमंत्रियों की तो बातें ही छोड़िए आप, शिवराज सिंह, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, ये जो अपने यहाँ के दायरे थे, मोतीलाल वोरा, इनकी तो बातें ही छोड़िए। मतलब कुल मिला के फिर कला संस्कृति के क्षेत्र में हबीब तनवीर साहब हुए,
पंडित जसराज हुए, रवींद्र जैन हुए। तो ऐसी बड़ी शख्सियतें जो इस क्षेत्र में आती थी, उनको हम जाके उनके नज़दीक बैठ के उनसे बातचीत करते। तो ये सब इंटरव्यू बड़े चर्चित हुए और देशबंधु में छपने के बाद बहुत सारी पत्रिकाओं ने, बहुत सारे अखबारों ने उससे कैरी करके उसको छापा। तो पत्रकार की सोच बड़ी होनी चाहिए। कहाँ रहता है वो थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज ये डिजिटल युग में मैं रीवा में बैठा रहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले और हमारे सब मित्र इंदौर के हैं, भोपाल से ज़्यादा हैं। जबलपुर में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की, जबलपुर में पढ़ा लिखा, तो जबलपुर से ज़्यादा मेरे मित्र लोग इंदौर में हैं, दिल्ली में। तो वो डिजिटल युग ने आपकी संभावनाओं को बहुत आगे बढ़ा दिया है। आपको पढ़ने वाले और आपके मुरीद पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्थानीयता का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने जो है इस पत्रकारिता के दौरान आपको कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। देखिए, ये राष्ट्रीय पुरस्कार तो हम नहीं कह सकते हैं, पुरस्कार तो कह ही नहीं सकते, ये सम्मान कह सकते हैं। और ये सरकारी सम्मान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो देवर्षि नारद सम्मान है जी, जो विश्व संवाद केंद्र देता है वर्ष में एक बार, और किसी महत्वपूर्ण संपादक को और उसके दीर्घकालिक पत्रकारिता के अनुभव और उपलब्धि को देखते हुए देता है। तो एक वो है विश्व संवाद केंद्र का, जो दूसरा एक पूरे देश में का, दुनिया में एक बड़ा विलक्षण संग्रहालय है भोपाल में, माधवराव सप्रे जी, पत्रकारिता संग्रहालय। मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में उस थीम का कोई संग्रहालय होगा जहां आप भाषाई पत्रकारिता का A to Z जाके पढ़ सकते हैं, जहां लाखों से ऊपर की संख्या में पत्रकारिता की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और मतलब इस भाषाई पत्रकारिता, खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता में जो कुछ भी है वो सप्रे संग्रहालय में संग्रहित है, और जो वहाँ संग्रहित नहीं है तो मान लो वो हुआ ही नहीं। तो उस सप्रे संग्रहालय ने मुझे सम्मानित किया। तो मतलब यही है। और सबसे ज़्यादा तो लोग पढ़ते हैं और जो रिएक्शन देते हैं वो तो बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। और लगभग प्रतिदिन ही पूरे देश भर से 20 से 25 टेलीफोन हमारे किसी न किसी लेख के प्रतिक्रिया स्वरूप आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आज की जो पत्रकारिता है और पहले की पत्रकारिता, उन दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा अंतर है। पहली चीज़ तो पत्रकारिता की समझ ही पत्रकारों को नहीं। पहली चीज़, पाठकों को भी पत्रकार को एक दूसरे दर्जे में देखते हैं। पत्रकारिता, जैसे मैंने कहा कि ये बाई एक्सीडेंट नहीं होती जी, कि आपको दुनिया में कोई नौकरी नहीं मिली इसलिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता में जिसको कोई काम नहीं मिलता वो पत्रकार हो जाता है। और फिर कोई कहता है कि मुझे तो बड़ा शौक है इसलिए लिखने पढ़ने का, इसलिए मैं पत्रकारिता में नहीं। आप पत्रकारिता को पहले तो जैसे डिप्टी कलेक्टर बनते हो, जैसे तमाम ये सब चीज़ें आप वृत्तिगत लेते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हो, पत्रकार को उसी अंदाज में लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पत्रकारिता की जो स्थापित मेधाएँ हैं, मैंने राजेंद्र माथुर, प्रतीश नंदी और इन सब का नाम जो मैंने लिया है ना, ये लोग यदि पत्रकारिता के अलावा पब्लिक सर्विस में जाते तो ये भी कलेक्टर और आज चीफ सेक्रेटरी और ये होते। और बहुतों में MJ अकबर मंत्री रहे। MJ अकबर 30 वर्ष की उम्र में टेलीग्राफ के संपादक हो गए थे। राजीव शुक्ला जनसत्ता से शुरू किया, फिर रविवार में आए और फिर वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और फिर वो, तो सवाल ये है ना कि आप पत्रकारिता को कितनी सीरियसली लेते हो, इस बात पे निर्भर करता है। और पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में एक तो टेक्नोलॉजी ने फ़र्क दिया, दूसरा समय काल ने दिया। आज़ादी के पहले की पत्रकारिता एक अलग पत्रकारिता थी, वो वाकई में देश सेवा थी, वो समाज सेवा थी, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी थे, विष्णुराव पराड़कर थे, तिलक थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो इस तरीके के जो लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम, इवन सबसे बड़े पत्रकार तो महात्मा गांधी थे। 5-5, 6-6 अखबारों को उन्हें संपादित किया। और नियमित लिखने वाले लोगों में से थे पंडित नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब लोग अखबारों के संपादक रहे और अखबारों से लिखते रहे। तो आज़ादी के पहले की पत्रकारिता देश के लिए होती थी, देश की आज़ादी के लिए होती थी, जन जागरण के लिए होती थी। लेकिन जब आज़ादी मिली तो ये लक्ष्य ख़त्म हो गया, तो पैसा कमाने का लक्ष्य आ गया।
तो पत्रकारिता के माध्यम माने सूचना को और अखबार को एक उद्योग के रूप में बदल दिया। पहले मेल था, माल हो गया। पहले मतलब अखबार जो है धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलता गया। तो ये स्थितियों का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हुआ। लेकिन 90 में जब लिबरलाइजेशन हो गया और तमाम दुनिया भर के व्यवस्थाओं के लिए या पूंजी के लिए हमने खिड़कियां खोल दी, तो तमाम देखो स्टार न्यूज़ आया, जी न्यूज़ आया और दुनिया भर के चैनल, BBC भी हम देख रहे हैं, तमाम ये सब चीज़ें। तो इसकी एक स्पर्धा तमाम ये सब बढ़ गई। तो आज की तारीख में पत्रकारिता का दायरा बहुत विशाल हो गया है, बड़ा वो हो गया है। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में पत्रकार और पत्रकारिता ये संवैधानिक नहीं है, मतलब संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये संविधान का चौथा स्तंभ तो कहा जाता है। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। ये संविधान का चौथा स्तंभ है ही नहीं। ये तो आपकी अपनी सोच है। कोई इसको कहता है एक विपक्ष की भूमिका में रहता है। ये पत्रकारिता है सच संविधान में परिभाषित ही नहीं है। अमेरिका में पत्रकारिता को संविधान में परिभाषित किया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कास्ट। वहाँ के पत्रकार की, अखबार की स्वतंत्रता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता वो। लेकिन संविधान में, भारतीय संविधान में पत्रकार, पत्रकारिता, प्रेस जैसे कोई शब्द है ही नहीं। आदमी को, आपको मुझे जितना बोलने का अधिकार है, जितना लिखने का अधिकार है, उतना ही अखबार को, उससे ज़्यादा कतई कुछ नहीं। लेकिन अखबार एक इंस्टीट्यूशनलाइज है। तो बल्कि यदि आप जो पत्रकार अखबार के कानून को जानता है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि धारा 500 लग जाएगी, डिफेमेशन लग जाएगा, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, इसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। दुर्भाग्य से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में 90% लोग पत्रकारिता के कानून के दायरे नहीं समझते हैं। तो सोचते हैं हम किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं, किसी के बारे में लिख सकते हैं। जिस दिन यहाँ की पब्लिक जागरूक हो जाएगी और संविधान और ये सब चीज़ें वो जानने लगेगी और अपने अधिकार के बारे में, उस दिन लिखना और कठिन हो जाएगा। क्योंकि आप बिना सबूत के, बिना तथ्य के कुछ नहीं लिख सकते हैं किसी के बारे में, और उतना ही लिख सकते हैं जितना सड़क चलता हुआ आदमी किसी के बारे में आरोप लगा सकता है। पर वो उसका बोलना रिकॉर्ड में नहीं रहता। अखबार में और टेलीविज़न में या इसमें करना रिकॉर्ड में रहता है। तो ये ज़्यादा इसका जो दायरा है, इसकी मर्यादा है, एक बड़ी और सीमित हो जाती है। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक आदमी जो बोलने की आज़ादी रखता है तो वो पत्रकार हो सकता है। तो कोई भी पत्रकार है आज जिसके पास एंड्रॉयड टेलीफोन है, वो ब्रेकिंग दे रहा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है एक अखबार की तरह, वो अखबार के फॉर्मेट में खबरों को डाल के अखबार की तरह ही पेश कर रहा है, तो वो भी पत्रकार है। तो मतलब आप समझो कि यदि इस देश में 70-80 करोड़ एंड्रॉयड टेलीफोन है तो उतने पत्रकार हैं, क्योंकि उनको न्यूज़ ब्रेकिंग देने से कोई नहीं रोक सकता। मुश्किल ये है कि जैसे डॉक्टर को सर्टिफिकेट कौन देता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कि आप डॉक्टरी करो। जिसके पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट नहीं है वो डॉक्टरी नहीं कर सकता। टेक्निकल काउंसिल वाला ऑफ इंडिया देता है इंजीनियर को, बार काउंसिल देता है वकील को, फार्मेसी की काउंसिल है, नर्सिंग की काउंसिल है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की काउंसिल है, पत्रकारिता की भी काउंसिल है। लेकिन पत्रकारिता को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी पत्रकार हो सकता है। कोई भी, मतलब कहीं से भी उसको रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में बोलने का जितना सामान्य आदमी को अधिकार है उतना अखबार को है। तो इसलिए सामान्य आदमी भी अखबार के अधिकार का उपयोग कर सकता है। आप एक पत्रकार के नाते भविष्य की आपकी क्या योजना है? क्योंकि पत्रकार एक समाज सेवी होता है और समाज सेवा में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, समाज सेवा, वही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, समाज सेवा ऐसा कुछ नहीं होती है। समाज सेवा मेरी अपनी जो परिभाषा है कि एक परचून की दुकान, किराने की दुकान है, यदि वहाँ बैठा हुआ विक्रेता बिना मिलावट के सामान बेचे, उचित मूल्य पे सामान बेचे, तो वो समाज सेवा है। समाज सेवा गैती फावड़ा लेके सड़क साफ करना नहीं है। जिसको जो काम मिला है उसको वो ईमानदारी के साथ करे, वही समाज सेवा है। पत्रकारिता समाज सेवा नहीं है, पत्रकारिता उद्योग है। पत्रकारिता उद्योग है।
लेकिन पत्रकारिता के चरित्र में सूचनाओं का जो परिवहन है वो सन्निहित है। मतलब पत्रकारिता का मतलब हम वो सब सूचनाएं पब्लिक को दें जिससे वो अनअवेयर है ना। तो वो ईमानदारी के साथ बिना तोड़े मरोड़े सच को सच प्रस्तुत करे, ये अखबार की या पत्रकार की समाज सेवा है। तो जैसे एक डॉक्टर है, जैसे एक शिक्षक है, तो एक डॉक्टर को पूरी ईमानदारी के साथ मरीज की सेवा करनी चाहिए, यही उसकी समाज सेवा है। शिक्षक को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, यही उसकी समाज सेवा है। तो पत्रकार की समाज सेवा वही है जो पत्रकारिता के आदर्श हैं उसको लेकर जिए और पत्रकारिता के जो तौर तरीके और जो मापदंड हैं उसका पालन करें। तो इसलिए समाज सेवा और पत्रकारिता का तो ये है। जहाँ तक मेरी बात है तो देखिए क्या है, वंस जर्नलिस्ट ऑलवेज जर्नलिस्ट। मतलब एक बार जो पत्रकार हो गया वो जीवन भर पत्रकार रहेगा। और तो मैं तो खुद को अपडेट करता रहता हूँ, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, उसके साथ जुड़ा रहता हूँ। तो अभी तो जो भूमिका आज है, मुझे लगता है 10 साल बाद भी मेरी यही भूमिका रहेगी कि जो मुझे लगेगा कि इसको समाज के हित में लिखा जाना चाहिए तो वो मैं लिखता रहूँगा। वो कोई भी विषय हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। तो कोई अलग से इस तरीके की अपनी कोई योजना नहीं है। ये ज़रूर है कि अब तक जो कुछ भी लिखा है और मुझे लगता है कि ये सार्थक लिखा है, तो वो एक पुस्तक के रूप में या ई बुक के रूप में या जो भी दूसरे फॉर्म हैं लोगों तक पहुँचे वो ज़रूर कोशिश करूँगा। तो 2-3 किताबें हमारी पाइपलाइन पे हैं। 1-2 किताबें हमारी छप भी चुकी हैं। वाइल्ड लाइफ पे एक किताब हमारी छपी है, टेल ऑफ व्हाइट टाइगर, आप खुद जाते होंगे। तो वो जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो मेरा तैयार किया हुआ है, वो हमारी किताब की थीम पर आधारित है, द टेल ऑफ व्हाइट टाइगर। अंग्रेजी में वो किताब है, उसका हिंदी में भी है। बिंद प्रदेश को लेके भी एक हमारी तड़प रही है, तो उसको लेके भी एक किताब लिखी है, कुंभोदय का संघर्ष बिंद प्रदेश। तो इस तरीके से अपन ने काम किया है। और चूँकि इस मातृभूमि से हमारा नाता है, तो एक मूवमेंट बिंद प्रदेश को लेके चल रहा है। बिंद प्रदेश बने या ना बने, लेकिन बिंद प्रदेश का जो अधिकार है, इस माटी का जो अधिकार है, तो वो हम लगातार सरकार के सामने रखेंगे, समाज के सामने रखेंगे। ये सरकार पर निर्भर करता है कि कैसे देखती है, और ये समाज पर निर्भर करता है कि इन तथ्यों को लेकर वो किस तरीके का आंदोलन खड़ा करता है। आंदोलन करने वाला तो मैं नहीं, आंदोलन को प्रेरित करने वाला हो सकता हूँ। यहाँ के तथ्य, यहाँ की सूचनाएँ, यहाँ की गौरवशाली बातें और यहाँ के सब तमाम चीज़ों को सामने हम रखने का काम कर सकते हैं, वो करते हैं। तो एक लक्ष्य ये भी है कि बिंद भूमि में रहने वाली जो नई पीढ़ी है अपने इस माटी के गौरव को पहचाने, अपने पुरखों के बारे में जाने और आने वाली पीढ़ी के प्रति वो जिम्मेदार हो और अपनी इस मातृभूमि के गौरव को पूरे देश में, पूरी दुनिया में कैसे ऊपर उठाए, ये करे। एक ये अपनी तड़प है। और इस दृष्टि से हमारे लेखन का आधे से ज़्यादा हिस्सा इस समय विंध्य क्षेत्र की बातों को लेके हैं, हमारे पुराने उनको लेके रहती है। जो हमारे पुराने गौरवशाली चरित्र हैं, तानसेन है, बीरबल है, रहीम है, ये सब लोग। गामा पहलवान के बारे में मैंने लिखा। अभी तो क्या है कि ये कटपेस्ट की पत्रकारिता ने तो बड़ा सत्यानाश कर दिया। गामा जो जिसका स्वर्णिम काल हमारे यहाँ रीमा राजी के दरबार में महाराज वेंकट रमन सिंह की सरबस्ती में जीता। अब विकिपीडिया में जाओ, गामा का रीवा से कोई रिश्ते ही नहीं। 25 साल बिताए हैं जिस आदमी ने, जो रीवा से जाके इंग्लैंड में विश्व विजयी हुआ कुश्ती के क्षेत्र में। उसको आप विकिपीडिया में देखो तो रीवा से उसका कोई रिश्ता नहीं। तो ये पत्रकार का, मेरे पत्रकार होने का ये भी एक बड़ा दायित्व है कि ऐसे तत्व जो तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, जो छुपाए जा रहे हैं, उनको पब्लिक के सामने लाएं। मैंने रिसर्च किया, देखा एक बड़े महान साहित्यकार राय कृष्णदास जो बहुत कुश्ती के प्रेमी थे, तो उन्होंने गामा के बारे में लिखा था। तो खोजते खोजते हम वहाँ तक पहुँचे, फिर उनकी पुस्तकें मंगाई, फिर उनने गामा के बारे में क्या लिखा था। और फिर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि गामा तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे तो वो गामा से कुश्ती लड़ते थे, उनके शागिर्द थे। तो गामा तो हमारे परिवार एक तरीके से मतलब लाइव उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके के, जैसे तानसेन के बारे में है, तानसेन के बारे में समारोह ग्वालियर में होता है। तानसेन के बारे में मतलब रीवा से धीरे धीरे उनका नाता खत्म हो जाएगा। एक कमिश्नर साहब थे, उनसे ही ऐसे डिस्कशन हो रहा था।
तो उनने सिनेमा चौराहा में एक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उन्होंने कहा कि क्या इसका नाम तानसेन रखा जा सकता है। क्यों नहीं, इसी बहाने तानसेन याद आएंगे। तो ये तानसेन जो कॉम्प्लेक्स नाम है ये डॉक्टर अजीत रायजादा का दिया हुआ है, और इन्हें एक बढ़िया वो बनवाया था, सामने एक स्कल्पचर बनवाया था, तो जिसका जो जितना योगदान है। तो अब तानसेन को ग्वालियर के विद्वानों ने, हरियाणा और द्विवेदी जी हैं, उनने तानसेन को पूरी तरीके से ग्वालियर के साथ जोड़ जाड़ दिया। तो अब मूलतः तानसेन तो रीवा के दरबार में थे। तानसेन जब सुर सम्राट बने और जब उनकी ख्याति फैली, तब तो वो रीवा के बांधवगढ़ के दरबार में थे। रामचंद्र जी ने उनको पालकी दे के विदा की। अकबर जो है उस समय सम्राट था, आता ही था, उसको जो अच्छी चीज़ें लगती थी छीन लेता था। तो उसको पता चला कि एक बहुत अच्छे गायक हैं और रीवा के बांधव दरबार में, तो उनको पकड़ लाओ। तो अब रामचंद्र जी को उनको धमका के उनको ले गए। और तो ये इस तरीके से ये बीरबल घोगरा गांव के रहने वाले महेश प्रसाद दुबे परिवार के उनके आदि वंशज रहते हैं वहाँ पे। तो वो भी बोले ये बड़े प्रत्युत्पन्नमति और बड़े ह्यूमरस हैं, उनको हमारे दरबार में रहना चाहिए। तो उनको भी पकड़ ले गए। तुलसी को भी पकड़ने की चेष्टा की। राय प्रवीण जो हैं वहाँ की एक नर्तकी थी ओरछा की, उनको भी पकड़ने की कोशिश की। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें, ये सब गौरव को हमारी नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। आज बीरबल के बारे में काम नहीं हो रहा है, लेकिन बीरबल मध्य प्रदेश के या देश के दूसरे हिस्से में होते तो उनके नाम से एक बड़ा महोत्सव हो। अब ये महोत्सव कोई अपने इलाके में इस्टेब्लिश कर लेगा तानसेन महोत्सव की तरह। आज रीवा में तानसेन महोत्सव नहीं होता है। आज ग्वालियर में तानसेन मकबरा उनका ग्वालियर में बना हुआ है। मान सिंह की दरबार में वहाँ उनके ग्वालियर के सम्राट के दरबार में कुछ दिनों के लिए रहे। लेकिन तानसेन तो बने रीवा दरबार में ना। द्रुपद में उनका रामचंद्र जी का उल्लेख है, दिन क्षेत्र का, इस भूमि का उल्लेख है। तो उनको यहाँ से, तो इस तरीके की चीज़ें जो इतिहास में दफन होती जा रही हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम विंध्य भूमि गौरवशाली क्यों हैं। भाई सृष्टि का पहला महाकाव्य कहाँ लिखा गया? टॉस नदी के किनारे, तमसा के किनारे। कौन? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। तो विश्व का पहला काव्य ग्रंथ तो हमने लिखा, हमारी भूमि ने, हमारे पुरखे ने लिखा। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जिसने रामचरित को अमर कर दिया, रामचरितमानस, वो भी हमारी विंध्य भूमि चित्रकूट में लिखी गई है। पहला उपन्यास माना जाता है कादम्बरी को। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा। कहाँ लिखा? सोनभद्र में, सोन के किनारे लिखा। यहाँ की प्रकृति का, यहाँ के जीव जंतुओं का, यहाँ के रिवायत का, यहाँ की रीति रिवाज का, यहाँ की संस्कृति का, सबका उसमें वर्णन है। फिर हिंदी का जो पहला नाटक है वो कहाँ लिखा गया और किसने लिखा? तो वो इसी भूमि पे लिखा। ये महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है ना। उसका अभी ये मंचन हुआ। तो ये धीरे धीरे यदि हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, इनको याद नहीं करेंगे, इनको पुनर्प्रस्तुत नहीं करेंगे तथ्यों के आधार पे, तथ्यों के साथ, तो आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जाएगी। जैसे गामा को हटा दिया, सूचना से ही हटा। अब गामा पर वेब सीरीज बनने वाली है, गामा पर फिल्म बनने वाली है, उसमें रीवा जब गायब रहेगा तो कितना बुरा लगेगा, कितना वो लगेगा। तो इसलिए अभी से सचेत होना चाहिए कि हमारे तथ्यों को कोई छुपाए नहीं, कोई दावे नहीं। अब इस भूमि के गौरव की जितनी भी बातें हैं वो सब एक एक से, जैसे आज की तारीख में आप देखो, ये तो इतिहास की बातें हुई, हमको वर्तमान भी सिर पे रख के चलना पड़ेगा। अब देखो कि थल सेना के उपाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी कहाँ के हैं? हमारे रीवा के हैं, है ना। ये गुड़गांव के रहने वाले हैं, गढ़, यही गांव में पैदा हुए, इसी सैनिक स्कूल में पढ़े, फिर यहीं से मिलिट्री एकेडमी के, और आज देश में उप थल सेनाध्यक्ष हैं, कल थल सेनाध्यक्ष बन जाएंगे। ये तथ्य लोगों को मालूम होना चाहिए। 22 एडमिरल यानी कि नेवी का जो सेकंड नंबर का अधिकारी होता है वो हमारे अमर पाटन के हैं, दिनेश मणि त्रिपाठी। नहीं जानते हैं लोग। कितना बड़ा मतलब गौरव की बात है। और कितने बड़े बड़े मिशन में उनने चला। तो वो हमारे मतलब नेवल का जो सेकंड चीफ है, सुखोई जैसा फाइटर उड़ाने वाली हमारी अवनी चतुर्वेदी है ना। ये बाण सागर के देवलोक की स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ लिख के निकली, आज हमारे देश को गौरवान्वित कर रही। सुखोई जैसा फाइटर उड़ाती है। पहली बार एक किसी महिला ने यदि सुखोई फाइटर उड़ाया हो, अवनी ने उड़ाया। सिरोली की वो नुसरत है, वो
हमारे इंडिया टीम में, क्रिकेट की इंडिया टीम में रहती है। तो इस तरीके के टैलेंटेड लोग जो आज हैं, और मैं तो बहुत थोड़े लोगों का नाम गिनाया, लेकिन बहुत से लोग और हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी जानकारी सामने लाना चाहिए। इस पूरे मध्य प्रदेश को बताना चाहिए कि प्रतिवर्ष यूपीएससी में 8 से 10 बच्चे हमारे आते हैं, जिनमें IAS, IPS, IRS होते हैं। ये इतना बड़ी भागीदारी पूरे मध्य प्रदेश में और किसी क्षेत्र की नहीं है। सुरभि गौतम 3 साल पहले मैरिट में आई IAS में। हर साल 2 से 3 बच्चे IAS में आते हैं, IPS में आते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी बनेगी, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगी। ये सब गौरव की बातों को भी बताना हमारे पत्रकार साथियों का धर्म है, और इसको खबर बनाना। मैं तो स्टार समाचार का संपादक था, तो छोटी सी की भी उपलब्धि को बड़ी उपलब्धि बनानी मैं लोगों तक वो करता था। यहाँ के बच्चे जब डिप्टी कलेक्टर, DSP या किसी भी उपलब्धियों में चयन होते थे, उनका ये आधे पन्ने का इंटरव्यू छापते इनका। अखबार में तमाम ऊट पटांग की चीज़ें छपती हैं, चाकू छुरा और तमाम बम पड़ाका छपता है। हमको याद है बहुत सारे ऐसे लोग जिनने अभी संभाल के रखा है। ये नीलमणि है अग्निहोत्री, इनका इंटरव्यू बड़े लेट UPSC क्लियर किया, इनका आधे पन्ने का इंटरव्यू था। तो एक दिन हमको इन्होंने बताया, आपने एक बार मेरा इंटरव्यू करवाया था, ये लोग छुपा, तो अब वो कल कलेक्टर हो जाएंगे, तो वो इंटरव्यू उनको ज़िंदगी भर याद में रहेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें जो हमको गौरवान्वित कर सकती हैं, उसको भी सामने लाने का जो दायित्व है वो पत्रकार साथियों का है, अखबारों का है, और ये आपके ऑडियो विजुअल मीडिया का है। और ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं, अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं और बुरी चीज़ें सूचना के रूप में हैं। जी। जो बुरी चीज़ें हैं उनको सूचना के रूप में देना अनिवार्य है। अच्छी चीज़ों को विश्लेषण और तथ्यों के साथ और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो इतिहास का पन्ना आदमी के जीवन का हो, समाज का हो या देश का हो, उसमें 100 पन्ने हैं तो 60 पन्ने अच्छे होने चाहिए। जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो भी वो लेख करें तो वो एक इतिहास बने, न कि इतिहास मिटे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक चीज़ क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को आपके पे प्रस्तुत करने का ढंग होना चाहिए। मैं अभी पुरानी क्लिपिंग्स देख रहा था, अभी बीच में कहा कि आपको क्या याद है, तो मुझे एक घटना याद है। अभी पुरानी क्लिपिंग्स को डिस्पोज कर रहा था तो मैंने देखा, मोगन के पास एक गांव है रामपुर जी। ये 85 की बात है, मुहर्रम का समय था, पानी गिर रहा था और उसमें 6-7 घर मुसलमान के हैं। उस गांव में शानदार मुहर्रम होता है और उस मुहर्रम के जुलूस में 90% लोग हिंदू होते थे। पता नहीं आप आज की परिस्थिति में क्या है, कोई ढोल बजा रहा है तो कोई तलवार से लेके तमाम कर रहा है, तो कोई मातम मना रहा है, तमाम ये। तो उसमें क्या है कि वो बिजली गिरी तो 6 लोग मर गए। तो सामान्य अखबारों के लिए तो बड़ी साधारण सी खबर थी कि मुहर्रम के जुलूस में बिजली गिरी और 6 लोग मर गए, लेकिन मेरे लिए बड़ी खबर थी। गांव का नाम रामपुर, जहाँ पे मुहर्रम का जुलूस निकलता, जुलूस निकालने वाले हिंदू और मारे जाने वाले 6 के 6 हिंदू। इस देश में रामपुर जैसा भी एक गांव है जहाँ पे हमारी सामाजिक समरसता और हमारी सांप्रदायिक समरसता का चरमोत्कर्ष है। मतलब काशी में एक ज़माने में बनारस में दंगे होते थे, कितने बड़े पंडित रहते हैं। उज्जैन में आए दिन दंगे होते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय है वहाँ पे। उज्जैन तो मतलब श्री कृष्ण का गुरुकुल रहा है ना। तो मतलब पढ़े लिखे जगहों में तो अब दंगे फसाद होते हैं, देश को समाज को बांटने की बातें होती हैं। और देखो हमारे रीवा का एक छोटा सा गांव नाम रामपुर, वहाँ पे मुहर्रम हिंदू धर्म मनाया जा रहा है, हिंदू। और उसी तरीके से हमारे बड़ी हल्दी गांव में उसी तरीके से मैंने दीपावली, राखी और इन सबके में बड़ी भागीदारी मुसलमानों की होती है। मतलब दीपावली में हमारा घर पुत रहा है, दशहरे में हमारा घर पुत रहा है, तो मुसलमानों का घर भी पुतेगा, उनके घर में भी झालर और लाइटें लगेंगी, ऐसा मैंने देखा है। तो ये सब चीज़ों को इस नज़रिए से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। जैसे हमने यहाँ की डकैती समस्या, जिसमें दलुआ, हनुमान और ये सब चीज़ें, रोज दूसरे तीसरे दिन अपहरण, डकैती और ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने सिर्फ सोचने पर नहीं दिया, जनसत्ता ने 1 पेज की पूरी रिपोर्ट छापी, माया ने उसकी कवर स्टोरी बनाई, तो मैंने उसमें ये दिया कि इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये डकैत बनने के लिए मजबूर क्यों हुए।
तो वो एक पुरानी दर्दनाक कहानी थी कि किस तरीके से जमींदार लोग एक्सप्लॉइट करते थे। जैसे ददुआ की कहानी मैंने लिखी, तो वहाँ के करबी बांधा तरफ के दो बड़े जमींदार थे, उनका वो चाकर था, नौकर था, तो रोज़ मारते पीटते थे, उससे अनडू काम करवाते थे। धीरे धीरे उसमें विद्रोह की भावना पैदा हुई और विद्रोही हो गया। तो इस तरीके की चीज़ों को भी सामने लाना चाहिए। फिर उससे हमारे समाज में क्या असर पड़ा ये भी देखना, राजनीति में क्या असर पड़ा ये भी देखना चाहिए। वो कि पॉलिटिशियंस ऐसे एलिमेंट्स का कैसे उपयोग कर लेते हैं, डकैत गिरोहों का किस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। चंबल में भी तो हमारे मिर्ज़ापुर से लेके आप इधर पन्ना तक जाओ तो पूरा बेल्ट है डकैतों का था। तो वहाँ पे डकैतों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, या जो मुख्य धारा के दल हैं उनने डकैतों की मदद ली और पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पहुँचे। तो ये सब चीज़ों को भी सामने लाने का काम पत्रकारों का है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश तो एक पत्रकार के नाते मैं यही कहूँगा कि नीरशील विवेक होना चाहिए। पत्रकारिता में अफवाह का बड़ा दौर है इस समय। सुनी सुनाई बातें, एक कट पेस्ट संस्कृति चलती है। किसी आदमी ने कोई गलत सलत तथ्य कैसे लिखे और उसको कट पेस्ट करके सोशल मीडिया में उसको वायरल कर लेते हैं। उससे बड़ा नुकसान होता है, उससे आप धारणा आप बना लेते हो। और एक छोटी सी कहानी जो हमको पत्रकारिता के हमारे जो शिक्षक थे डॉक्टर बलदेव राज गुप्ता, पत्रकारों को एक कहानी सुनाते थे और वो कहानी सबको सुननी चाहिए और सबको अपने जीवन में उस नज़रिए को देखना चाहिए। वो एक सुनाते थे कि एक बार एक फर्स्ट क्लास के कूपे में एक व्यक्ति जा रहा था और एक महिला भी थी। तो वो व्यक्ति चुपचाप अपना कुछ पढ़ने लिखने में लगा हुआ था, सामने किताब रखी हुई थी, वो उसको पढ़ रहा था। उस युवती ने उससे कहा कि कैसे आदमी हो, हलो हाय तक नहीं किया, पूछा तक भी नहीं, इतने में खोए हुए या बड़े घमंडी लगते हो, ये कर लगते हो। उसने देखा और मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। तो वो खींच गई, उसको अपना, वो सुंदर युवती थी, उसको अपना ईगो हर्ट हुआ कि मेरी सुंदरता पर इसकी तो नज़र ही नहीं जा रही, ये मुझसे प्रभावित ही नहीं हो रहा। तो अगले स्टेशन में जाके चिल्लाने लगी कि देखिए ये हमारी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है, इसने हमको छेड़खानी करने की कोशिश की और तमाम ये सब कुछ किया। उसने हल्ला मचाया तो भीड़ आ गई, तमाम 2 लोग आ गए, 2-4 लोग ने उसको मारा पीटा भी। वो साल ओढ़े बेचारा खड़ा हुआ था, पुलिस भी आ गई, इतने में सब कुछ आ गए, उसको गाली देने लगे। उस महिला के पक्ष में सब हो गए, उसके पक्ष में कोई नहीं था। पुलिस जब आई और उसको ले जाने के लिए कहा कि हाथ दिखाओ, तुमको हम हथकड़ी पहनाने के लिए, तो वो ऐसे करके साल खोलता है, उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो सब अवाक हो गए और देख लिया कि वस्तुस्थिति ये है। तो आमतौर पे हम भीड़ का हिस्सा नहीं बने, हम वो साल खुलने तक का इंतज़ार करें, हम उस तथ्य तक का इंतज़ार करें कि वास्तविकता क्या है। हम वो जो मोहतरमा है उनने हंगामा खड़ा कर दिया और उस हंगामे में आकर पूरी भीड़ उस सज्जन व्यक्ति के पीछे पड़ गई, उसको मारपीट भी हो गई। तो पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए और एक जागरूक व्यक्ति को भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। धारणा तब बनाना चाहिए जब सभी तथ्य उसके सामने प्रस्तुत हो। तो पहली चीज़ तो अखबारों में, सोशल मीडिया में और हर जगह जो चीज़ें आती हैं, वो कहते हैं ना, तोल मोल कर बोल, उसको तौलिए, क्योंकि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही, संभव है कि वो सत्य ना हो और आमतौर पे सत्य नहीं होती है। तो इसलिए आप उसकी मीमांसा करिए, उसके तथ्यों की गहराई तक जाइए और उसके सत्यता को परखने की कोशिश करिए। ये बड़ा अच्छा है। यदि हमारा सोशल मीडिया या मोबाइल झूठ फैलाने की मशीन बन गया है, तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे वैज्ञानिक भी आ गए हैं जो झूठ पकड़ने की मशीन भी, सॉफ्टवेयर भी इसमें डाल दिए हैं। तो झूठ पकड़ने का भी काम इस सोसाइटी के जागरूक लोगों को करना चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए कि ये झूठ है, सच है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में हमारे बीच स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, विश्लेषक
श्री जयराम शुक्ल जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सच तो सच है में बस आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।